हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम लोग कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। इनके लिए जो बच्चे यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, सेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी का तैयारी, ठीक है। तो इस पूरे वीडियोज में है ना, ये पूरा जो वीडियो रहेगा इसमें से मनी बैंकिंग का कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक वन शॉट में है ये, है ना। कंप्लीट लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो हमारा टेस्ट सीरीज का ऑफर है, उसका फायदा लीजिए, ठीक है। आप मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, राज इकोनॉमिक्स RECC, या फिर हमारा जो वेबसाइट है www.recc.org.in, है ना। इस पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, मात्र 99 रुपये से शुरू हो रहा है। एक 99 का है, एक 199 रुपीज का है और एक 299 रुपीज का है, ठीक है ना। तो आप एक बार जाइए, देखिए, और कोई कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू है, ठीक है। क्योंकि 0 से 100 मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाया था, 100 से लेकर के 199 200 101 से 200 तक मैंने मैक्रो का करवाया है। अब 200 से हम लोग 245 तक करेंगे मैक्रो, ये मनी एंड बैंकिंग का, मतलब टोटल 45 क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201 हमारे पास है, कहता है M1 डज नॉट इंक्लूड। देखिए, मनी सप्लाई को मेजर करने का जो कंपोनेंट है, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, उसमें से जो M1 है वो कहता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। M1 मतलब, M1 का मतलब होता है करेंसी या कॉइन विद द मतलब करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। ये तीन चीजें जो है M1 में शामिल किया जाता है, ठीक है। इसको मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी भी हम लोग कहते हैं, है ना। सबसे अधिक तरल मुद्रा, है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम। सावधि जमा क्या शामिल होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि करेंसी डिमांड डिपॉजिट अदर डिपॉजिट ही जमा होगा। तो करेंसी सर्कुलेशन शामिल होता है, डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है, अदर डिपॉजिट विथ RBI शामिल होता है। शामिल क्या नहीं होता है? टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। याद रखिएगा, टाइम डिपॉजिट M3 में शामिल होगा पहले, है ना। M3 क्या होता है? उसमें M1 प्लस टाइम डिपॉजिट होता है, क्लियर। और M4 में भी शामिल होगा, क्योंकि M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। चलिए, कहता है द वैल्यू ऑफ मनी इन फिशर्स इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय। फिशर के इक्वेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है कैसे डिसाइड करते हैं? आपको पता होगा, फिशर का बहुत ही फेमस इक्वेशन है क्या? PT इक्वल्स MV। PT का मतलब ये डिमांड फॉर मनी हो गया और ये सप्लाई ऑफ मनी हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग वैल्यू ऑफ मनी जो है वो निकाल सकते हैं। तो किसके द्वारा निकाल रहे हैं? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, दोनों के द्वारा, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C होगा, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 203 कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन। देखिए, आपको पता होगा अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा है, ठीक है। तो कहता है वैल्यू ऑफ मनी किस पे डिपेंड करता है? तो वैल्यू ऑफ मनी जो है ना, वो क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। कहता है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हमारा बढ़ा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हमारा घटा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी हमारा बढ़ जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ मनी में जो चेंजेस आ रहा है वो किसके कारण हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ मनी के कारण हो रहा है, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्राइस के बेसिस पे कर देते, नहीं, प्राइस के बेसिस पे नहीं, क्वांटिटी ऑफ मनी इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर, ठीक है। याद रखिएगा, प्राइस निष्क्रिय तत्व है, ऐसा क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अज्यूम किया गया है, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर होगा क्वांटिटी ऑफ मनी, परिचालन में मुद्रा की मात्रा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, हु सेड बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन? खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। किसका है ये? तो सीधा सीधी ग्रेसम लो इसको हम लोग बोलते हैं, थॉमस ग्रेसम, है ना। तो इस पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो खराब मुद्रा बैड मनी होगा वो गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देता है। क्लियर? चलिए 205 है, कहता है करेंसी नोट एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज फ्लैट मनी। ऐसा कोई मनी नहीं होता है, ठीक है। लीगल टेंडर, बिल्कुल करेंसी नोट एंड कॉइन जो है वो लीगल टेंडर होता है, वही फिट मनी होता है, फिएट मनी। तो बोथ हमारा होगा बी एंड सी, ठीक है। फिएट मनी बोलिए या फिर लीगल टेंडर मनी बोलिए, एक ही चीज है ना। तो करेंसी नोट एंड कॉइन क्या होगा हमारा? बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 206 से कहता है इफ क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाय 100%, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस बाय। देखो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ मनी घटेगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कहा गया है, एक थ्योरम है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? डबल, तो वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। तो यहां 100% चेंज बोला है, तो 100% चेंज हुआ है तो 100% डिक्रीज कर जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस बाय 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी राइजेज एज इंटरेस्ट रेट राइज, एज इंटरेस्ट रेट फॉल्स, एज सप्लाई ऑफ मनी फॉल्स, एज द नंबर ऑफ बैंक राइजेज। देखो डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी राइज करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, क्योंकि जब ब्याज दर कम हो जाता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एज इंटरेस्ट रेट फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 208 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। देखिए जो सेंट्रल बैंक है क्रेडिट कंट्रोल करती है, दो टूल्स अपनाती है, क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स का, उसमें बैंक रेट आता है, सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है? उसमें हमारा मान लीजिए क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे वैसा ऑप्शन नहीं है, मतलब बेसिकली क्वालिटेटिव टूल्स में हमारा क्या आता है? क्रेडिट राशनिंग, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्वालिटेटिव, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया, ये भी क्वांटिटेटिव, ये भी क्वांटिटेटिव, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। मैंने बोला ना क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है? बैंक रेट या डिस्काउंट रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है। जब क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे तो कंज्यूमर क्रेडिट राशनिंग, है ना, पब्लिकेशन, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सोजन, ठीक है, ये सब चीजें आता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। चलिए 209 है, कहता है अ कमर्शियल बैंक्स एसेट्स साइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहता है जो हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक का एसेट साइड होता है, ठीक है, दो साइड होता है, आपको पता होगा, जो अकाउंट बनता है उसमें एक होता है हमारा एसेट साइड और एक होता है हमारा क्या? लाइबिलिटी साइड, ठीक है। एक तरफ एसेट शामिल किए जाते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स में क्या होता है? जो बैंक के लिए एसेट्स का काम करता है, रिजर्व, बिल्कुल जो बैंक रिजर्व रखता है वो उसका एसेट्स है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली लाइबिलिटी होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम अगर हम पैसा बैंक में रखे हैं, हम जब चाहे निकाल सकते हैं। सरकार कोई लाइबिलिटी है, जब वो डिमांड करेगा उसे देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है उसके लिए, ठीक है। उल्टा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको? बैंक को, है ना। तो ये लाइबिलिटी होगा, तो आंसर तो हमारा यही होगा। बाकी देख लेते हैं। कंज्यूमर लोन, लोन दिया वो तो एसेट है सरकार के लिए, बैंक के लिए, चूंकि उससे उसको उसके लिए क्या होता है? वेल्थ जनरेट हो रहा है और पैसा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सिक्योरिटीज, ये भी वेल्थ है, तो ये सब तो होगा नहीं, हमारा यही ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग जमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता था मोस्ट इंपोर्टेंट मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज। लोग मनी होल्ड करते हैं अपने पास कैश फॉर्म में, इसका मेन मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है? तो याद रखिए ट्रांजेक्शन मोटिव होता है।
केन्स ने कहा है प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेशन मोटिव, तीनों ही, ठीक है, क्लियर। लेकिन बोला है कि मोटिव क्या होता है मनी होल्ड करने का। अच्छा, इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं, एक काम करते हैं, इसका ऑप्शन हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, क्योंकि केन्स ने इन तीनों को बोला है, ठीक है, तो किसी एक को पर्टिकुलर पे ध्यान नहीं देते हैं। मनी होल्ड करने का अगर देखो है सारे मोटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा तो हम लोग ये ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी दे देंगे, दैट मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। क्योंकि मनी इसलिए कैश होल्ड इसलिए करना चाहता है क्योंकि बाकी सभी एसेट्स से ये ज्यादा लिक्विड होता है, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड फॉर्म मनी कैश हो गया है ना, वो कैश वगैरह में, सिक्योरिटीज वगैरह में, ये सब हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 211 हमारे पास है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जब सरकार मनी सप्लाई को कम करने के लिए पॉलिसी अपनाती हो, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दे, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज वगैरह को सेल कर दे, ठीक है, इससे क्या होता है मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों सरकार मनी सप्लाई घटाना चाहता होगा। अगर ऑलरेडी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है तो उसे कम करने की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन आता है, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना सकती है, ठीक है। क्वेश्चन 212 है, विच टूल कैन द आरबीआई यूज टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अ क्राइसिस। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, क्राइसिस का समय है, ठीक है, क्राइसिस है मतलब रिसेशन का समय चल रहा है, तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। एक है लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। देखिए, आरबीआई इंटरेस्ट रेट लोअर नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी लोअर है, फाइनेंशियल क्राइसिस में ऑलरेडी लोअर होता है। रेजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक नहीं, और रेज कर देगा तो और फाइनेंशियल क्राइसिस खराब हो जाएगा। इंजेक्शन मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम में मनी जो है ना उसको इंजेक्ट करेगा, पैसे को इंजेक्ट करेगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, लोग डिमांड बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी जो क्राइसिस है वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 213 है, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन इंडिया। जो हमारे कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है इसका मेन मुद्दा रहा है कि प्राइस को स्टेबल बनाना है, प्राइस बहुत ज्यादा अनस्टेबल ना हो, प्राइस स्टेबल हो तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है हमारा, कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कीमत में स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हु होल्ड्स द कास्टिंग वोट इन मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी इन द केस ऑफ अ टाई। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं डिसीजन लेती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज का वोटिंग हो रहा है, टाई हो गया, तो किसके पास वोट कास्ट करने का पावर होता है, ठीक है, तो ये आरबीआई को होता है, आरबीआई के गवर्नर को होता है, ठीक है। तो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो टाई के केस में वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जिस पक्ष को चाहे वो जिता सकते हैं, आगे मतलब बढ़ा सकते हैं, जो बिल हो उसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। 215 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है जो हर कमर्शियल बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, इसके पीछे का पर्पस क्या है। टू अर्न इंटरेस्ट ऑन लिक्विड एसेट, नहीं, ये पर्पस नहीं होता है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, नहीं, एसएलआर बनाने के पीछे का मेन पर्पस है ना, टू इंश्योर बैंक्स हैव एनफ फंड टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। जो बैंक्स है उसके जो ऑब्लिगेशन है या सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने दायित्वों को पूरा कर सके, ठीक है, उसके लिए एसएलआर जो है वो मैंडेटरी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो है ना, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी जो है मतलब कैश का फ्लो, एसेट्स मतलब जो भी मतलब लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है उसको मैनेज करने के लिए, है ना सर,
आरबीआई टूल अपनाती है जिसको कहा गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होता है वो? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, देखिए ये सब टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं अलग से वीडियोस भी उसको बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्रेडिट राशनिंग। देखिए क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है ना, एक समझिएगा, है ना, लिमिट सेट करना कि आप क्रेडिट जो है कितना मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये क्वालिटेटिव टूल्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या है? क्वालिटेटिव टूल्स होता है। ठीक है, किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। आपको पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। तो हमारा ऑप्शन कहीं है? पहला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। दूसरा, हाँ, इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स लेंडिंग एक्टिविटी बाय सेटिंग अ मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। कोई कमर्शियल बैंक कितना हद तक लोन दे सकता है उसको सुनिश्चित करता है कौन? हमारा क्रेडिट राशनिंग के तरीका। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, कहता है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज माइट इंक्लूड। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहने का मतलब है कि सरकार, मतलब सेंट्रल बैंक चाह रही है इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े। ठीक है, तो क्या करेगी? लोअर इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल यही सही है, लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से बोरो करेंगे और लोन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। हायर इनकम टैक्स नहीं हो सकता क्योंकि हायर इनकम टैक्स लगाने से मनी सप्लाई और घट जाएगा, लोगों के पास पैसा की कमी होगा। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं, सरकार कम करेगा तो कहां से खर्च होगा। लोअर बजट डेफिसिट, नहीं, ये भी नहीं होगा। बजट डेफिसिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन आएगा मनी सप्लाई में, इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है इफ एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक। जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है? प्राइस इन इलास्टिक है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से, क्लियर है? इधर प्राइस इन इलास्टिक मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस होगा, एग्रीगेट सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एन इंक्रीज इन डिमांड मेनली अफेक्ट, तो अगर एग्रीगेट डिमांड इतना है और तो प्राइस इतना होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एडी से एडी 1 होगा, तो सीधा सीधी सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे असर करेगा। ठीक है, आउटपुट तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि प्राइस इन इलास्टिक के समय का क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में बेसिकली प्राइस इन इलास्टिक होता है। प्राइस इन इलास्टिक के केस में एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है। ठीक है, तो आउटपुट चेंज होगा नहीं, इंप्लॉयमेंट चेंज होगा नहीं, प्रोडक्शन चेंज होगा नहीं, प्राइसेस सीधा सीधी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 220 नंबर है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश रिजर्व रेशियो। आपको पता होगा कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर का मतलब क्या होता है? ये होता है एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, कमर्शियल बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट जाता है उसका फिक्स प्रोपोर्शन उसे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, यही हमारा सीआरआर। कहता है इट कैन बी इंक्रीज टू कर्ब डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में है या लो इन्फ्लेशन है उसको सुधारना चाहती है तो सीआरआर घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन सीआरआर टू स्केड्यूल बैंक्स। नहीं जी, शेड्यूल बैंक्स को सीआरआर जो पैसा जमा होगा ना रिजर्व के रूप में, उस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन डी है नीदर ए और नॉर बी। ठीक है, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, यहां तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन 221 हमारे पास है, कहता है द मनी क्रिएशन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम रिजर्व रेशियो। हाँ, कि जो मनी क्रिएशन मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला 1/r होता है। ठीक है, तो हमारा ये असर्शन सही है। कहता है द बैंकिंग सिस्टम कैन ग्रांट न्यू क्रेडिट अप टू एन अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजर्व, मतलब जो उसके पास एक्सेस अमाउंट है बैंक के पास रिजर्व देने के बाद, है ना, वही लोन दे सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, है ना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 222 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी M3 इन इंडिया। देखिए M3 हमारा क्या होता है? इसमें होता है M1। M1 के अलावे क्या होता है भाई? टाइम डिपॉजिट होता है। क्या होता है? टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो M1 में क्या आता है? M1 में हमारा आता है सी करेंसी, है ना,
फिर डिमांड डिपॉजिट और आता है अदर डिपॉजिट। क्लियर? तो करेंसी विद द पब्लिक बिल्कुल आ गया, ये तो M1 में ही है ना, तो M1 तो शामिल होता ही M2 में। डिमांड डिपॉजिट भी शामिल होता है, टाइम डिपॉजिट भी शामिल होता है, अदर डिपॉजिट विद RBI। सारे आंसर होंगे डी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एसेट्स कैश हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना, पब्लिक जो है वो जो नकदी रखते अपने पास है, इक्विटी शेयर ऑफ द बैंक, बैंक के पास जो इक्विटी शेयर होता है, डिमांड डिपॉजिट मांग जमा, और RBI का बॉन्ड। ठीक है, कहता है विच ऑफ एबव एसेट्स आर कंसीडर्ड पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का पार्ट कौन कौन सा है। देखिए कैश विद द पब्लिक ये तो शामिल होता है मनी सप्लाई में, इक्विटी शेयर्स ऑफ बैंक्स ये शामिल नहीं होता है, डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है, RBI बॉन्ड्स नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर यहाँ पे 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 ऑप्शन नंबर बी हाँ नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से आप पढ़िए तो। ठीक है, नेक्स्ट है नियर मनी इज डिफाइंड एज एन, नियर मनी किसको बोलते हैं। देखिए नियर मनी होता क्या है ना, ये मनी तो नहीं है लेकिन मनी का काम कर देता है। ठीक है, ये मनी नहीं है बट मनी का काम कर देता है, ये ऐसा होता है जिसको इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। ठीक है, तो क्या होगा, एसेट्स दैट आर नॉट यूजेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट हैज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता जरूर है, ठीक है, लेकिन वो मनी नहीं है बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम जरूर कर देता है। ठीक है, एसेट दैट सर्व एज अ टेम्पोररी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट डज नॉट हैव स्टोर, नहीं स्टोर वैल्यू भी होता है। ठीक है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है। एसेट्स विच एडिक्वेटली फुलफिल द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ठीक है, एंड इज रेडली कन्वर्टेबल इनटू मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आराम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इज नॉट इटसेल्फ अ मीडियम। हाँ, ये मनी तो नहीं है ना, मनी का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, इजिली मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यही आंसर होगा नियर मनी, मनी नहीं बट नियर मनी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेसम लॉ, ग्रेसम ये लॉ आपने कई बार सुना होगा, तो बड़ा अच्छा कोट है, बैड मनी डेराइव्स आउट दी गुड मनी। ठीक है, जो बैड मनी होता है वो क्या करता है, खराब पैसे अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नीड हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 226, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आर यूज्ड बाय RBI, कैश रिक्वायरमेंट रेशियो, ठीक है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो हमारा होता है ना, ये क्वालिटेटिव कंट्रोल है। ठीक है, ये तीनों हमारा क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट 227, M2 मनी मेजर्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट, क्या होता है, M2 का मतलब होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, राइट। तो कहीं है, पहला ऑप्शन है M1 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस, नहीं ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट शामिल नहीं होता है। ठीक है, M1 प्लस टाइम, नहीं ये भी गलत है। तीसरा सी नंबर है ना, M1 प्लस जो हमारा पोस्ट ऑफिस बचत जमा है सेविंग डिपॉजिट है वो। ठीक है ना, 228 है, कहता है बैंक रेट रेफर्स टू द, बैंक रेट क्या होता है, देखो बैंक रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, रीडिस्काउंट ऑफ बिल करती है। ठीक है, कहते हैं इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नहीं, ठीक है, जिस पर पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती वो हमारा बैंक रेट नहीं होता है। ठीक है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, बिल्कुल ये तो सही है। प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक, नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के विनिमय बिलों का पुनर्भुगतान करता है। ठीक है, 229 है, कहता है व्हेन द इंट्रिंक वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स फेस वैल्यू ऑफ मनी इक्वल इट इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए कहता है ना जो कमोडिटी वैल्यू फेस वैल्यू दोनों सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा वो उसको बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिएट मनी का मतलब होता है लीगल टेंडर मनी। क्लियर, जब कोई कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी जो मनी इशू करता है वो हमारा फिएट मनी होता है। ठीक है, 230 है, कहता है कमर्शियल बैंक्स
होल्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसेट्स, कमर्शियल बैंक इन सब तरह के लोन को मतलब एसेट्स को रखता है, ट्रेजरी बिल, लोन्स एंड एडवांस, कैश मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, मतलब सबसे कम लिक्विड उसको पहले लिखना है, उससे बढ़ता हुआ, तो सबसे कम लिक्विड यहाँ पे होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लोन्स एंड एडवांसेस है, क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस सबसे कम लिक्विड होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन 2 होगा। सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है, तो लास्ट ऑप्शन भी हमारे पास है 1 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखो कहीं पर है हमारे पास हाँ, पहले नंबर हो गया 2, फिर हो जाएगा 2 के बाद 4, ठीक है, हाँ 1 नहीं था, गलत बोल दिए थे, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर हमारे पास 1 होगा, फिर हमारे पास 3 होगा। सबसे लिस्ट लिक्विड फॉर्म, सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होता है, कैश, ठीक है। सबसे कम लिक्विड होता है इसके अकॉर्डिंगली, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली लोन एंड एडवांसेस, तो 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 231 है, कहता है शुड द रिजर्व बैंक विश टू इंक्रीज द कैश विद कमर्शियल बैंक्स इट कुड, कहता है यदि रिजर्व बैंक जो है वो चाहता है कि व्यावसायिक बैंकों के पास नकदी बढ़े तो क्या करेगी, रिलीज गोल्ड फ्रॉम इट्स रिजर्व, नहीं इससे क्या होगा, इससे कमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व बढ़ थोड़े जाएगा। बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, हाँ जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है तो कमर्शियल बैंक भी तो खरीद के रखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, तो जब सेंट्रल बैंक खरीद लेगी तो पैसा आएगा ना, किसके पास फ्लो बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक के पास। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड को खरीदारी, ठीक है। 232 है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स और सो हैज आरबीआई प्लेस्ड द ग्रेटेस्ट रिलायंस, है ना। कहा जाता है कि अगर आप देखो पिछले प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा चर्चा जो होता है ना वो कैश रिजर्व रेशियो का होता है, सीआरआर, ठीक है, कि सीआरआर इतना है, ये अनचेंज रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे ही यूज होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पिछले 10 सालों में प्रचलन में है वो कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है। 233 है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक, सेविंग डिपॉजिट विथ बैंक, करेंसी। तो मैंने कहा था करेंसी क्या लिखा हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा लिक्विड पहले लिखना है उससे घटते हुए। तो सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है हमारे पास, आपको मैंने पहले ही बताया है, करेंसी होगा, कैश, फिर क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक में रख के जब भी डिमांड कर निकल सकता है, 1 होगा, फिर हमारा होगा सेविंग डिपॉजिट्स विथ बैंक, है ना, फिर हमारा होगा लास्ट में टाइम डिपॉजिट। सबसे कम लिक्विड होता है यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, सबसे कम लिक्विड कौन सा है, टाइम डिपॉजिट, क्योंकि जब तक मैच्योर होगा नहीं वो पैसा कन्वर्ट होगा नहीं। तो 4132 ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपके पास है 234, कहता है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज, क्वालिटेटिव कंट्रोल जो इनडायरेक्टली क्रेडिट जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो क्वांटिटेटिव है, क्रेडिट राशनिंग, हाँ क्रेडिट राशनिंग जो है लिमिट फिक्स कर देना, है ना, कि कितना क्रेडिट दिया जा सकता है, वही हमारा क्वालिटेटिव में आता है, बाकी जो दोनों है ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, ठीक है। 235 है, कहता है इफ आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज इन द मार्केट इट विल रिजल्ट इन, कहता है अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करेगा तो क्या होगा, मार्केट में जब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करता है तो इससे क्या होता है, पब्लिक के पास पैसा घटता है, कमर्शियल बैंक भी उसे खरीदते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास भी जो पैसा है वो घटता है, मतलब कमर्शियल बैंकों के पास पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है। क्या है, एन इमीडिएट चेंज इन बैंक रेट, नहीं इमीडिएट चेंज क्या होता है, अब फॉल इन मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं, एन इंक्रीज इन लोन टू बैंक्स कस्टमर नहीं, लोन तो कम दे पाएगा ना, और रिडक्शन इन बैंक डिपॉजिट, हाँ बैंक डिपॉजिट में कमी आएगा क्योंकि लोग सिक्योरिटी लेने में पैसे खर्च कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्वेश्चन है, कहता है प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट डील्स इन न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स, ठीक है, जो प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट होता है, पता होगा फाइनेंशियल मार्केट में 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी, ठीक है।
प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी फिनेंशियल मार्केट जो होता है वो न्यू फिनेंशियल क्लेम्स के बारे में बात करता है। रीजन है इट मोबिलाइज सेविंग एंड सप्लाईज न्यू कैपिटल टू द बिजनेस यूनिट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को, जो सेविंग्स है लोगों के पास वो न्यू कैपिटल बिजनेस यूनिट तक जो है ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है। तो हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन 237 हमारे पास है, कहता है व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक। जो चेक इशू किया जाता है बैंकों के द्वारा, है ना, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें देखना है ना। 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू किया गया है ना, उसके अकॉर्डिंगली 4 मंथ, 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, अनलिमिटेड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहां पर हमारा ये होना चाहिए था कि व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो अगर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू है तो हमारा ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन वही था, मिस्टेक्स यहाँ पे वो हट गया है, ठीक है। तो क्या है, जब कोई चेक इशू करता है, मैंने आज इशू किया, आज का डेट लिख दिया, तो आज से 3 महीने तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रुपे डेबिट कार्ड। आपने रुपे डेबिट कार्ड सुना होगा, इंडिया का है ना, ठीक है। ये क्या है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, जी हाँ, इसने ही इशू किया है। एक्सेप्टेड एट ऑल एटीएम्स एंड पीओएस मशीन, बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। रुपे डेबिट कार्ड इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट इज। जो फिक्स डिपॉजिट हमारा होता है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, तो याद रखिएगा 6 डेज से लेकर के 10 ईयर्स तक होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है तो 10 ईयर्स होगा। रिकरिंग डिपॉजिट का याद रखिएगा 6 मंथ से 10 ईयर्स तक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड। जो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है ना, उसमें आप पैसा डिपॉजिट करके रखे हो, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलता है, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये क्वार्टरली है। इंडिया में जो बैंक्स हैं वो क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट पेमेंट करती है, किस पर, सेविंग डिपॉजिट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है पेन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो हम अभी आप देखते होंगे, आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में तो कभी कभी कहता है कि पेन नंबर चाहिए, चूंकि आपका अमाउंट इतना है, ठीक है। तो कितना पे जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा 50,000 या फिर इससे अबव अगर हमें डिपॉजिट करना है तो पेन नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला ऑप्शन लेस देन 50,000 नहीं होगा। डिपॉजिट ओवर 1 लाख नहीं, 1 लाख के तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, क्या होगा 50,000 एंड उससे अबव जो भी होगा सब पर हमें लगेगा पेन नंबर, ठीक है। चलिए 242 है, कहता है नॉमिनेशन वंस डन कैन। जो नॉमिनी होता है, किसी का नाम हम लोग नॉमिनेशन किए, ठीक है, तो उसे कहता है एक बार अगर दर्ज किए तो क्या, नॉट बी कैंसल्ड, बी कैंसल्ड, नॉट बी चेंज्ड, नन ऑफ दीज अबव। भाई अगर आप नॉमिनी नाम किसी का दिए हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी कैंसल्ड, राइट। नेक्स्ट है 243, कहता है कॉइन्स आर इशूड बाय। याद रखिएगा जितने भी कॉइन्स इशू होते हैं, ठीक है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा होता है इंडिया में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, क्लियर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो याद रखिएगा कॉइन आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज सर्कुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। वहीं जितने भी नोट हैं इट इज इशूड एंड सर्कुलेटेड बाय आरबीआई, क्लियर। नेक्स्ट है 244, कहता है हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट कैन बी इशूड बाय आरबीआई इज ₹100, ₹500, ₹5,000, ₹50,000, ₹10,000। देखिए मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन का जो नोट है, करेंसी है, जो इशू किया जा सकता है वो 10,000 का है, ठीक है, याद रखिएगा ये, क्लियर। नेक्स्ट है 245 क्वेश्चन नंबर, कहता है बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर क्रॉप लोन्स, प्रोवाइड करती है। एजुकेशन लोन बिल्कुल प्रोवाइड करती है। होम लोन बिल्कुल करती है। ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग नहीं, इसके लिए कोई किसी प्रकार का लोन का प्रावधान जो है यहाँ के बैंकों में नहीं है, ठीक है। हाँ। ये था आपका क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस का कलेक्शन। उम्मीद है ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। अगर हेल्पफुल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात,
मैं फिर से बता दूं, आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अभी शुरुआत में मैंने बताया ही था कि 99 रुपीज, 199 रुपीज और 299, ये 3 तरह के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। बाकी आप पूरा अगर CUT PG का क्लास करना चाहते हैं, UGC नेट का क्लास करना चाहते हैं, UG इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को करना चाहते हैं, PG इकोनॉमिक्स के कोर्सेज को करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।